नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु के कुंडली के सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। वृषभ राशि, इस घर के मालिक शुक्रदेव हैं और कारक बृहस्पति देव। शुक्रदेव जो केतु के परम मित्र हैं और बृहस्पति भी केतु के मित्र हैं। अब केतु जो जीवन में हमारी ऐश के कारक हैं, यात्राओं के कारक हैं, औलाद के कारक हैं, वो जब सेकंड हाउस में अपने मित्र घरों के घर में आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे। और अगर किसी कंडीशन में अशुभ प्रभाव देते हैं तो क्यों देंगे और क्या रेमेडी वहां पर करनी है जिससे उनके शुभ फल प्राप्त किया सकें। यहाँ पर सेकंड हाउस क्या है, हमारा धन का धन भाव है। वो धन जो हम जमा करते हैं, कई बार आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हम जीवन में कमाते तो बहुत हैं पर पैसा रुक नहीं पाता, तो उसके लिए आपको कुंडली के सेकंड हाउस को कंसीडर करना होता है। सेकंड हाउस अगर कमजोर हालत में होगा तब ऐसे में आप कमा जितना मर्जी लें पर पैसा रुकेगा नहीं। तो आज वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड हाउस किसका है, धन का, हमारे ऐशो आराम का, क्योंकि शुक्र का घर है, और साथ ही हमारा धर्म स्थान, परिवार। तो यहाँ पर सेकंड हाउस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर केतु जब शुभ हालात में होंगे तो इस घर के फलों में वृद्धि करेंगे। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका शुभ हालात की और फिर अशुभ हालात की। आसूदा, हुक्मरान, मुसाफिर। सेकंड हाउस में केतु के लिए कहा गया है आसूदा, हुक्मरान, मुसाफिर। आसूदा मीन्स धन से परिपूर्ण, पैसे वाला। हुक्मरान यानी कि राजा के समान हुकूमत चलाने वाला एक अधिकारी, और मुसाफिर यात्रा करने वाला। क्योंकि सेकंड हाउस में जब केतु होंगे तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को यात्राएं बहुत कराते हैं। ये यात्राएं उसकी जमीनी होती हैं, यानी कि जमीन पर, हवाई यात्रा नहीं, जमीनी यात्राएं कराएंगे। ये यात्राएं उसे बहुत ज्यादा शुभ फल देंगी, धन इत्यादि के काफी अच्छे योग बनेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की। गो घूमती हुई किस्मत, मगर हुक्मरान, मुसाफिर। खुशकी का सफर बहुत होगा और तरक्की देगा। घूमती हुई किस्मत, किस्मत क्योंकि ये केतु बैठे हैं, और घूमती हुई किस्मत यानी कि यात्राएं बहुत होंगी जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में घूमता रहेगा। उसका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो इस तरह का होगा कि उसे घूमने वाला काम ही करना होगा। मगर हुक्मरान यानी कि एक अधिकारी अवश्य होगा। मुसाफिर, खुशकी का सफर बहुत होगा और तरक्की देगा, यानी कि यात्राएं उसके जीवन में तरक्की देंगी और उसे बहुत अच्छे शुभ फल देंगी। शुक्र हमेशा उत्तम, ख्वाह कैसा ही बैठा हो। अब शुक्र कुंडली के अंदर कहीं बैठा हो, क्योंकि जब केतु यहाँ पर शुभ हालात में होंगे तो सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और साथ ही अपने मित्र, परम मित्र शुक्र को मजबूती दे देंगे। अब शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, कैसा ही हो, शुक्र शुभ फल ही देगा। और चंद्र, अब चंद्र के फल को ये उत्तम करने की तसल्ली नहीं है, यानी क्या कहा गया है कि मगर चंद्र का असर उत्तम होने की कोई तसल्ली नहीं होगी। वह चंद्र उच्च व बरसते हुए पानी का मालिक हो। कुंडली में केतु जब सेकंड हाउस में होंगे शुक्र के फल को तो अच्छा कर देंगे, शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पर चंद्र के फलों में कहीं ना कहीं कमी ला देंगे। क्यों ला देंगे, क्योंकि चंद्रमा के कट्टर शत्रु हैं और सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में चंद्रमा को उच्च का माना गया है। तो चंद्रमा के कट्टर शत्रु होने के कारण चंद्रमा के फलों में कहीं ना कहीं कमी ला देंगे। अब इसलिए ये बात कही है कि चंद्रमा के उत्तम असर की कोई तसल्ली नहीं है। बेशक कुंडली में चंद्रमा कितनी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई क्यों ना दे रहा हो, यहाँ पर चंद्रमा के फलों में कुछ ना कुछ कमी देखने को अवश्य मिलेगी। गो राज दरबार या खिताब भी मिलेंगे और लाखों रुपए की आमदन होगी, मगर दौलत जमाना होगी। यहाँ पर कहा गया है कि राज दरबार, सरकार, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है, अफसर हो सकता है। तो राज दरबार या खिताब, खिताब मीन्स अवार्ड, मान सम्मान। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से किसी न किसी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसकी लाखों रुपए की आमदनी क्यों ना हो, पर उसके पास दौलत जमाना होगी, ये बात कही गई है। नंबर 8 खाली, जब 8वां घर खाली हो,
अब 8वां घर खाली से मतलब यह है कि जब आप अपनी कुंडली के अंदर देखेंगे केतु अगर सेकंड हाउस में है, तब ऐसे में राहु कहाँ होंगे? 8वें घर में। मगर 8वें घर में राहु को आप खाली ही मानेंगे, यानी कि राहु के अलावा कोई और प्लैनेट, विशेषकर इनके शत्रु ग्रह या कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठा है, क्योंकि 8वें घर से बैठ के दृष्टि कहाँ जाती है? सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर राहु को छोड़कर राहु के साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, तो यहाँ पर 8वें घर का फल खराब होगा, क्योंकि 8वें घर के बारे में कहा गया है कि जब 8वें घर में कोई प्लैनेट अकेला बैठा है तो वहां पे उसके शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, पर अगर दो बैठे हैं तो निश्चित तौर पर अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अगर राहु के अलावा कोई और ग्रह है तब केतु का अशुभ फल होगा। तो इसलिए कहा गया कि अगर 8वां घर खाली तो केवल अगर राहु ही है यहाँ पर, तब सफर व हुकूमत को ज्यादा, यानी कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बेशक ज्यादा हो मगर उत्तम फल होगा। हर तरफ तरक्कियां, हुक्मरान असुदा होगा, यानी कि हर तरह से तरक्की व तरक्की ऐसा व्यक्ति करता होगा। राजा के समान जिंदगी होगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी और माथे पर तिलक कुदरती मदद देगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को, जो केतु सेकंड हाउस में है, तो माथे पर तिलक लगाना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर केसर का तिलक, क्योंकि यहाँ पर केसर का तिलक इसलिए क्योंकि केसर का तिलक क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति को शुभ कर लेना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के मालिक और कारक दोनों के शुभ होने की स्थिति में ही शुभ फल देता है। अब इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति। और कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु। ये बात मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बताई थी, यहाँ केतु के बारे में सेपरेट बात करी थी 2 या 3 वीडियो पहले। तो वहां पर आपने तिलक लगाना माथे पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, कुदरती मदद देगा। या त्रिकोण का निशान, ऐसे व्यक्ति के माथे पर त्रिकोण का निशान भी हो सकता है। तो अगर ऐसे में त्रिकोण का निशान है तो ये शुभ फल की निशानी होगी। सूरज 12, अब सूरज अगर 12वें घर में है तब 24 साल उम्र के बाद खुद कमाई करने वाला बारौनक जिंदगी का मालिक होता जाएगा। अगर सूरज 12वें घर में है तब ऐसे में ऐसा व्यक्ति को 24 साल के बाद कमाई के योग निश्चित तौर पर बनेंगे और उसके बाद 24 साल के बाद वो लगातार तरक्की ब तरक्की करता जाएगा, बारौनक जिंदगी का मालिक होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और समझ लीजिए, कुंडली के अंदर केतु अगर यहाँ पर बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, ऐसे में शुक्र और शनि के कहीं भी किसी तरह से संबंध बन रहे हैं युति से या दृष्टि इत्यादि से, तो यहाँ पर केतु कुंडली के अंदर शुभ फल ही देगा। क्योंकि जब हमने मसनई प्लैनेट का टॉपिक कराया था तब बताया था कि शुक्र और शनि की युति में आपका केतु उच्च का फल देता है और चंद्र और शनि की युति में केतु नीच का फल देता है। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 7.5 जनरली एक आम आदमी को 2-3 चीजें ही पता होती हैं कि 7.5 कि मेरी 7.5 लग गई, मेरा समय खराब है। पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7.5 के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो कई लोग आसमान से जमीन पर आ जाते हैं और कई लोग जमीन से आसमान में पहुंच जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 7.5 हर एक को अशुभ असर ही देती हो, कई लोगों को बहुत ज्यादा शुभ फल भी देती है। तो यहाँ पर 7.5 के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे 7.5 में होता क्या है। 7.5 जब चलती है और जब अशुभ फल देती है तब व्यक्ति का काम धंधा ठप, मन परेशान, हमेशा चिंताग्रस्त तनाव स्थिति में रहेगा और व्यर्थ की भागदौड़। अब क्यों? शनि क्या है? 10वें 11वें घर का कारक। 10वां घर हमारे कैरियर काम धंधे का, उसके फल खराब। क्योंकि चंद्र जब 7.5 होती है तो 7.5 कहते किसे हैं? शनि का चंद्रमा की राशि पर गोचर करना। तो चंद्रमा जहां बैठा है जिस राशि में है उससे एक घर पहले और एक घर बाद तक वो 7.5 साल का समय कहलाता है। अब चंद्र शनि का जब मिलन होता है तो चंद्र शनि के मिलन में चंद्रमा और शनि दोनों का फल खराब होगा। अब शनि का फल जब खराब होगा तो कैरियर काम धंधे में दिक्कत, 11वां घर क्या है? आमदनी का, उसमें दिक्कत। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक, उसमें दिक्कत। चंद्रमा क्या है? खुशी का कारक, उसमें समस्या, खुशी खत्म। परेशान जब होंगे तो खुशी होगी नहीं, धन की समस्या होगी तो खुशी होगी नहीं। अब ये इन सब चीजों में दिक्कत आएगी। साथ ही चंद्र शनि का मिलन होगा तो केतु क्या हो जाएगा? नीच का, क्योंकि चंद्र और शनि इजिकल टू केतु नीच। अब केतु नीच हो जाएगा तो औलाद के संबंध में समस्या, साथ ही आपके ऐशो आराम खत्म और व्यर्थ की भागदौड़ के बाद भी काम नहीं बनेंगे। तो 7.5 इस तरह से बैड इंपैक्ट देती है। तो यहाँ पर आपने मसनी प्लैनेट के
टॉपिक को जरूर कंसिडर करना है, क्योंकि वो टॉपिक जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उसके बिना प्लेनेट को एग्जैक्टली समझने एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमने वहां पर काफी डिटेल में बात करी थी किस तरह से रेमेडीज वगैरह की जाती हैं मैसनरी प्लांट के थ्रू। अब मंदी हालात की बात करते हैं। देखिए मंदी हालात कब होंगे, जब केतु सेकेंड हाउस में बैठे हैं तो उस घर के मालिक और कारक यानी कि शुक्र और बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हों और अशुभ हालात के अंदर आ रहे हों। इसके अलावा कुंडली के अंदर कहीं भी चंद्र और शनि की युति या दृष्टि से संबंध बन रहा हो, तब ऐसे में केतु अशुभ हालात में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको बताए थे जब अंडरस्टैंड केतु के नाम से हमने टॉपिक कराया था आपका 2 या 3 वीडियो पहले, तो उसके अंदर जाकर आप समझ सकते हैं केतु किस तरह कब किस कंडीशन में अशुभ हालात में आ सकते हैं। तो केतु कुंडली में जब अशुभ हालात में होंगे तब क्या बात कही है, हर घर में औलाद बनाए जाने से बुढ़ापे में कोई मददगार बच्चा न होगा। ये बात क्यों कही गई है, देखे केतु जब सेकेंड हाउस में होंगे तो केतु क्या है, ऐश के कारक, जीवन में व्यक्ति को ऐश कराएंगे। और अभी जैसे आपको शुभ हालात बताया कि केतु जो है जीवन में ऐसे व्यक्ति को यात्राएं बहुत कराएंगे, 1 लाख अधिकारी बना देंगे, दूसरा धन दौलत पैसा इत्यादि सब कुछ देंगे। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति, क्योंकि केतु क्या है ऐश के कारक, और ऐसे व्यक्ति जब केतु मंदी हालात में होगा तो केतु जब मंदा होगा तो शुक्र का फल भी मंदा होगा, और शुक्र जब कुंडली में खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का चाल चलन मंदा हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये बात कही गई है कि हर घर में औलाद बनाए जाने से, यानी कि इधर उधर किसी भी तरह के बाहरी ताल्लुकात बनाना और बाहरी ताल्लुकात भी ठीक लेवल में बनाना, यानी कि औलाद इत्यादि पैदा करना, यहाँ पर बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। बुढ़ापे में कोई मददगार बच्चा ना होगा, यानी कि उसके ओल्ड एज का बुढ़ापा जो है वो मंदा हो जाएगा। केतु मंदा हो जाएगा तो शनि का फल खराब हो जाएगा, शनि का बुढ़ापे का कारक, बुढ़ापे में कोई मददगार बच्चा ना होगा, कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। राहु के अलावा 8वें घर में कोई ग्रह, खासकर चंद्र मंगल, अब 8वें घर में राहु को छोड़कर, क्योंकि राहु को अगर होगा तो उसे खाली मानेंगे 8वें घर को, राहु के अलावा कोई भी ग्रह हो, और स्पेशली अगर केतु के शत्रु ग्रह चंद्रमा या मंगल बैठे हुए हैं, तब नंबर 8 वाले ग्रह के मुतल्लिक आशा बृहस्पति 16 और सूर्य 22 साल में जहमत बीमारी। अब यहाँ पर नंबर 8वें घर में जो ग्रह बैठा होगा उस घर से संबंधित चीजों पर 16वें साल में और 22वें साल, ये बृहस्पति और सूर्य की आयु है, 16वें साल और 22वें साल में जहमत मुसीबतें का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति अल्पायु भी हो सकता है, उसकी आयु भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी सेकेंड हाउस में केतु के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। जनरली यहाँ पर केतु शुभ फल ही देता है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपने बृहस्पति और शुक्र को ठीक रखना है, बृहस्पति शुक्र को ठीक रखना है। साथ ही कुंडली के अंदर अगर चंद्र शनि की युति बनी हुई है, तब ऐसे में कुत्ते को 43 दिन लगातार दूध रोटी देना, ये आपका शुभ फल देगा। केतु को ठीक कर लेना है। कान के अंदर बाली पहन सकते हैं, यानी कि सोना धारण करना, यानी कि बृहस्पति की मदद दे सकते हैं। ये कब, जब आपका चंद्र शनि की युति देखने को मिले। इसके अलावा अगर चंद्र शनि की युति नहीं है और केतु के अशुभ फल हैं, तो शुक्र और बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हैं, उनके उस हाउस में जाकर आपने वीडियो को चेक करना है कि आपके शुक्र और बृहस्पति कुंडली के किस घर में है। उस हाउस की वीडियो में जाकर आपने प्रिकॉशन रेमेडी जो बताई गई है शुक्र और बृहस्पति के संबंध में, उन्हें करके आपने उन्हें ठीक कर लेना है। जब उन्हें ठीक करेंगे तो केतु का फल ऑटोमेटिकली ही शुभ मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही केसर का तिलक लगाना यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल बताया गया है। कुदरती मदद ऐसे व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाएगी, मुसीबत के वक्त ईश्वर सहायता करेगा। तो यहाँ आज हमने बात करी केतु सेकेंड हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थर्ड हाउस जहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है मिथुन राशि। अब तीसरे घर में बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में केतु चले जाएंगे, क्योंकि तीसरा घर के अंदर 3 नंबर की राशि आती है। इसके मालिक कौन है, बुध, और कारक मंगल।
दोनों क्या है, केतु के शत्रु। तो अभी केतु कहाँ बैठे थे, अपने मित्र ग्रह के घर में, दोनों मित्र थे। अब तीसरे घर में दोनों शत्रु आ जाएंगे, तो दोनों शत्रु बुध और मंगल के घर में केतु अशुभ फल ही देंगे। तो क्या वहां पर केतु शुभ फल भी दे सकते हैं, और किस तरह से केतु के अशुभ फलों को ठीक किया जाना है उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।